द करियर कोचिंग में अपना अमूल्य समय देने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षा में जोरदार तरीके से लगे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा अत्यंत करीब है। और यदि नहीं भी लगे हों तो अपना अमूल्य समय बर्बाद होने से बचाइए और अब से भी समय है, परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। आज एसएससी जीडी हिंदी के 10वें अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर आया हूँ मैं। आइए हम अपनी कक्षा में देखते हैं आज का पेपर कैसा जाता है। मित्रों, पहला प्रश्न पूछा है, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति, फिर खाली स्थान दिया है, स्थान देता है उसकी कलात्मक रोज। रोज यहाँ पर लिखा है या गलत छप गया है, यहाँ पर होना चाहिए रुचि। ठीक, इसको बना लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। विकल्प दिया गया है नीचे, इसमें से छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप लोग एक बात तो भली भांति जानते होंगे, जो व्यक्ति कला बनाता है, जिसके अंदर कलात्मक रुचि होती है, वह व्यक्ति हमेशा सौंदर्य प्रेमी होता है। तो यहाँ पर विकल्प में दिया भी है सौंदर्य, इसलिए इस जो रिक्त स्थान दिया है, इसकी पूर्ति हम इसी से ही करेंगे, सौंदर्य, यानी यहाँ पर सौंदर्य भरा जाएगा। ठीक ना। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति यहाँ पर सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? सही वर्तनी का चयन करना है हमको। 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से सही वर्तनी किसकी है, सबसे शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला है हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, ये विकल्प सी, यह शुद्ध शब्द लिखा गया है, यानी इसका उत्तर विकल्प सी होगा। ठीक, और बाकी गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ। मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, और मुहावरा दिया है तो इस पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है चढ़ाना, न कि चढ़ना लिखा है। ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाने का एकदम सीधा सीधा अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। चढ़ाना के स्थान पर यदि चढ़ना लिखा होता तो इसका विलोम हो जाता क्या? बहुत घमंड करना, बहुत अभिमान करना, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प डी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध इनमें से कौन है? उज्ज्वल, उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्जलन। इसमें सबसे शुद्ध विकल्प ए है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इस शब्द को अपने जीवन पता नहीं कितने बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, इसका प्रयोग भी किए होंगे। उज्ज्वल जब भी लिखा जाता है तो उ, फिर आधा ज, फिर आधा ज, फिर व ल, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि जल्दबाजी के चक्कर में यह लिख देते हैं। ठीक, जो कि यह गलत है। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? विकल्प क्या दिया है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक, विकल्प ए में दिया है संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि का जो नाम होता है, या जिस शब्द के माध्यम से उसको हम जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा क्या है? केवल इतना ही जानिए, किसी का नाम ही संज्ञा है ना। रमेश, हरि, कृष्ण, मेज, कुर्सी, स्याही, कलम, दवात, शर्ट, घर, ये सब क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पशु का नाम है ना, किसी पर्वत का नाम है, किसी नदी का नाम है। तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश दिया गया है, यह संज्ञा से संबंधित नहीं है। ठीक, यानी पहला विकल्प गलत है। इसके बाद लिखा है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सबका। सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। कहने का मतलब जो सर्व माने सबका, कहने का मतलब जो सबका नाम है,
ना, जो सबका नाम है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और जो सर्वनाम होता है, जो सबका नाम होता है, तो उस नाम को हम किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, कैसे जानते हैं? नाम के स्थान पर कोई किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करके ही हम उसको जानते हैं। जैसे यह पेन है, यदि हमने कहा पेन तो संज्ञा हो गया, और यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यह, वह, ठीक है ना, मैं, तुम, हम, वे इत्यादि, यह क्या है, सर्वनाम है। यानी यह सर्वनाम भी नहीं है। इसके बाद क्या दिया गया है, क्रिया। वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया किसको कहते हैं, वह शब्द जिसके माध्यम से किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे जागना, सोना, हंसना, गाना, रोना, धोना, है ना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो यह क्रिया भी नहीं है, ठीक है ना, यानी यह भी गलत। इसके बाद दिया है क्या, क्रिया विशेषण। अब ध्यान दीजिए, यहां दिया है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, यानी ऐसा शब्द जो कि विशेषता को बताता है, ऐसा शब्द जो विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, क्रिया। उसके पहले क्या लिखा है, क्रिया। कहने का मतलब जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। बात समझ में आई? जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब प्रश्न पर आइए, यहां पर देखिए लिखा है लिखना, लिखने, तो यह क्या है, क्रिया है, क्रिया है। और यह क्या है, यह क्या है, यह विशेषण है, विशेषण, ठीक है। लिखने, लिखना क्या है, क्रिया है। यह जो शब्द रेखांकित शब्द दिया गया है वह क्या है, विशेषण है। लिखने की यह विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यह शब्द क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, ठीक ना। यह क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यह शब्द लिखने की विशेषता, लिखना क्या है, क्रिया है, लिखने नामक क्रिया की विशेषता को यह शब्द बतला रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महेश चित्रकला का व्यायाम करता है। एक बात को ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है चित्रकला, है ना। चित्रकला एक बार बनाएंगे बिगड़ेगा, दोबारा बनाएंगे थोड़ा सा सुधार होगा, तिबारा बनाएंगे और सुधार होगा, चौबारा, उसके बाद धीरे 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 बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। तो यह जो क्रिया होती है, यह प्रक्रिया जो होती है, इसको हम अब व्यायाम के नाम से नहीं बल्कि क्या कहते हैं, अभ्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो चित्रकला सही सही ढंग से बनाने की शैली है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको हम व्यायाम नहीं बल्कि क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। तो यहां व्यायाम के स्थान पर क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना। यानी महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, यह वाक्य शुद्ध है। इसके बाद लिखा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं, अनामी कहते हैं, अनिमिका कहते हैं, अनामिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ठीक। पहले तो हाथ की अंगुलियों को जानिए कौन कौन सी हैं। हाथ, हाथ की उंगली कितने प्रकार की होती हैं, पहला है अंगुष्ठ, ठीक ना, अंगुष्ठ। उसके बाद है तर्जनी, उसके बाद है मध्यमा, उसके बाद है चौथा अनामिका, अनामिका, और अंत में है पांचवी अंगुली कनिष्ठिका,
कनिष्ठिका। ये हाथ की 5 अंगुलियों का नाम है। पहला अंगूठा, तर्जनी, अंगूठे के बाद वाली अंगुली जो है उसको तर्जनी कहा जाता है। मध्यमा, मध्यमा माने बीच वाली अंगुली, यानी इधर से भी 2, इधर से भी 2 और बीच में जो उंगली है सबसे बड़ी उंगली, उसका नाम है मध्यमा। मध्यमा के बाद वाली जो उंगली होती है यह वाली, उसको कहते हैं अनामिका, और उसके बाद जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको कहते हैं कनिष्ठिका। ये हाथ की 5 अंगुलियां हैं, ठीक है ना। ये हाथ की 5 अंगुलियां हैं। देखिए अंगूठा जो है, ये जो 5 अंगुलियां हैं, इनको पंचभूत के नाम से जाना जाता है, या पंचभूत का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? पंचभूत, पंचभूत या 5 तत्व, पंच तत्व, ठीक है ना। अब ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? जो अंगुष्ठ है वह अग्नि का प्रतीक है। जो अंगुष्ठ है वह किसका प्रतीक है? अग्नि का, ठीक, यह अग्नि का प्रतीक है। और यह जो होता है वायु का प्रतीक होता है। जो तर्जनी है वह वायु का प्रतीक है। इसके बाद जो है मध्यमा, मध्यमा आकाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आकाश का। और जो अनामिका है, अनामिका पृथ्वी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पृथ्वी का। और जो कनिष्ठिका है वह जल का प्रतीक है, ठीक है ना। कहा भी जाता है छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो यही 5 तत्व हैं, जो 5 अंगुलियां इनकी प्रतीक है, ठीक है ना। अंगुष्ठ ये अग्नि का प्रतीक, तर्जनी दूसरी वाली अंगुली वायु का प्रतीक, मध्यमा बीच वाली अंगुली आकाश का प्रतीक, अनामिका पृथ्वी का प्रतीक, कनिष्ठिका जल का प्रतीक। अब प्रश्न पर आइए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली का क्या नाम है पूछ रहा है। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका यहाँ है और मध्यमा यहाँ है, तो इसके बीच वाली अंगुली का नाम पूछ रहा है, तो क्या नाम है? अनामिका, अनामिका, यानी विकल्प ए, ठीक। इसके बाद कामकाज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। कामकाज में कोरा होना, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है काम न जानना। काम काज में कोरा होना, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है काम न जानना। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती ना। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक। तितली के पास, यह नंबर 1, पंख सुंदर नंबर 2 होते हैं 3, कोई त्रुटि नहीं है। तितली के पास पंख सुंदर। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो पहला भाग है तितली के पास, हमें इसी में त्रुटि समझ में आ रही है, ठीक है ना। त्रुटि कहां समझ में आ रही है? यहां समझ में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो पंख होता है, तितली का जो पंख होता है, उसके शरीर का एक अंग होता है और वह हमेशा शरीर से लगा रहता है, वह उससे अलग नहीं होता है, ठीक है ना। और यह जो पास नामक शब्द का प्रयोग किया गया है, यह इससे परे है। क्योंकि यह जो पंख है, इस पंख विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तितली कभी पंख को अपने पास रख देती है तो कभी अपने शरीर से हटाकर रख देती है, ऐसा तो नहीं है ना। यह शरीर का एक अंग है, शरीर से हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक। तो इसके हिसाब से यहां पर त्रुटि हमको समझ में आ रही है, तो यह शब्द होना ही नहीं चाहिए, तब शुद्ध होगा तितली के पंख सुंदर होते हैं, ठीक। अगर इसको हटा दिया जाए तो शुद्ध क्या होगा? तितली के पंख सुंदर होते हैं। इसी में कमी समझ में आ रही है एक में। तो एक देखिए कहां लिखा गया है? विकल्प डी में है। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन है? विकल्प डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाग्यवान का हाल भूत जोतना, जोतता है, जोतता है यहां पर रहेगा, है ना। भाग्यवान का हल, यहां पर हल होना चाहिए। भाग्यवान का हल भूत जोतता है। विकल्प दिया गया है। अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य है,
कौन सा वाच्य है? पहले इसके विषय में तो जान लीजिए, वाच्य किसको कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाच्य? ऐसा शब्द जिसके माध्यम से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। कर्म कर्ता नहीं, कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसको कहते हैं? जहां पर कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो वहां पर क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, यहां पर मैं क्या है? कर्ता है। बाजार जाने की जो क्रिया संपन्न की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? कर्ता के द्वारा की जा रही है। तो यहां पर क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। ठीक ना? भाववाच्य, कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है ना? जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य। जैसे बाजार, बाजार जाया गया, जाया गया। ठीक है ना? यहां पर देखिए कर्ता नहीं है ना, केवल कर्म है। तो यहां पर क्या हो गया? कर्म की प्रधानता। तो इसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसके बाद है भाववाच्य, जहां पर भाव की प्रधानता, जिस शब्द के माध्यम से भाव की प्रधानता हो वहां पर क्या होता है? हमेशा भाववाच्य होता है। ठीक है ना? जैसे मुझसे बाजार, बाजार जाया नहीं गया, मुझसे बाजार नहीं जाया गया। मैं बाजार जाना चाहता हूं, जाना चाहता था, हमारे हमारी इच्छा थी बाजार जाने की, लेकिन मुझसे जाना बाजार नहीं जाया गया। जो हमारा आंतरिक भाव है वह भाव यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? भाग्यवान का हल भूत जोतता है। ठीक है ना? यहाँ पर देख लीजिए कर्ता का प्रयोग किया गया है भाग्यवान। ठीक ना? जोतना क्या है? क्रिया है। इस पूरे वाक्य में देख लीजिए, यहां पर भाग्यवान क्या है? कर्ता है। जोतना क्रिया है ना? भूत क्या है? कर्म है। लेकिन मेन जो इसमें मुख्य है कौन है? कर्ता है। भूत खेत जोत रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन मुख्य कौन है? भाग्यवान यानी कर्ता है। तो यहां पर क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक, विकल्प सी। समझ में आ गया? इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खाली स्थान दिया गया है कि भीड़ बढ़ गई। दर्शक, क्या दर्शक की भीड़ बढ़ गई? नहीं। क्यों? क्योंकि दर्शक एक वचन है, दर्शक एक वचन है। और जहां पर भीड़ की बात आती है तो यह खुद ही बताता है कि यहां पर संख्या एक से अधिक है। और जैसे ही संख्या एक से अधिक हुई तो वह हमेशा बहुवचन में हो जाता है। तो यहां पर दर्शक क्या है? एक वचन है, इसलिए यह गलत है, यह नहीं होगा। बल्कि इसके स्थान पर क्या होगा? दर्शकों की, बहुवचन में लिखा गया है, यहां पर दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, यह सही है। ठीक है ना? पाठक भी एक वचन में है, श्रोता भी एक वचन में है। ठीक ना? तो यहाँ दर्शकों, यह बहुवचन में लिखा गया है, यह इसके लिए उचित विकल्प है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम आप लोग भली भांति जानते हैं कि सरस होता है। यहां पर भी बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? पयोनिधि, वारिधि, वारिस, वारिधर। ठीक, सागर का पर्यायवाची, किसका? सागर का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र, जलधि, उदधि, पयोनिधि, समुद्र, जलधि, उदधि, पयोनिधि, वारिधि। अम्बुधि, तोयधि, पारावर, पारावर, अर्णव, रत्नाकर, वारिस, जलधाम, नदीस। ये सब क्या है? सागर के पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें से छांटिए कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पयोनिधि भी समुद्र का पर्यायवाची है। वारिधि लिखा है, यह शुद्ध होना होगा वारिधि। ठीक, यह भी पर्यायवाची है। वारिस, वारि धन ईस, ठीक है, यह भी होगा। वारि माने पानी और ईश माने ईश्वर, यह भी होगा। और वारिधर यही विकल्प है जो कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। वारिधर, वारिध, ठीक, वारिध है, वारिधर नहीं है। ठीक, वारिधर यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पर्यायवाची शब्द समुद्र के लिखा गया है। वारिधर का मतलब होता है बादल। ठीक है, वारिधर का मतलब क्या होता है? बादल। यानी वारिधर किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है वारिस। वारिस का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? वारी धन ईस। ठीक, यहां पर छोटी ई की मात्रा, यहां पर बड़ी ई की मात्रा। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई। यह दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो क्लियर हो गया ना। ये पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? ये विकल्प डी। विकल्प डी सही है, इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सब कालों से संबंध रखने वाला, सब कालों से संबंध रखने वाला, सर्वकालिक, भूतकालिक, काल भैरव, सर्वालिक। यह शब्द तो एकदम अशुद्ध लिखा हुआ है, पहले ही गलत हो गया। ठीक है ना। काल भैरव ये भी नहीं होगा। भूतकालिक, भूतकाल से संबंध रखने वाला, भूतकालिक जो शब्द लिखा गया है इसके लिए होगा भूतकाल से संबंध रखने वाला, इसको कहेंगे भूतकालिक। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? सब कालों से संबंध रखने वाला। सब काल का मतलब चाहे वर्तमान हो, भूत हो, चाहे भविष्य हो। ठीक ना। सब कालों से संबंध रखने वाला शब्द, इसका अर्थ होता है सर्वकालिक। यानी इस वाक्यांश के लिए यह शब्द उपयुक्त है, सर्वकालिक। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द होगा। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक माने होता क्या है? प्रकाश होता है। प्रकाश का विलोम क्या होता है? अंधकार होता है। कहने का मतलब विकल्प भी सही है। ठीक, आगे
16वां, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जनसंपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है जनसंपर्क की स्फूर्ति से रहित। ऐसी शिक्षा जो कि जन संपर्क से रहित होगी, तो वह शिक्षा कैसी होगी, इसको आपको विकल्प दिया गया है, यहां से खोज करके भरना है। ठीक है ना? तो ऐसी शिक्षा हमारे हिसाब से निष्प्राण होगी। ऐसी शिक्षा हमारे हिसाब से क्या होगा? निष्प्राण। जनसंपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा निष्प्राण ही होगी। सही है। ऐसी शिक्षा किस काम की जो कि जनसंपर्क से परे रहे, जनसंपर्क से दूर रहे, है ना? ठीक। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए। 2 कहां है? अच्छा, यहां है। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अच्छा, यहां से पढ़िए, आज हम वर्ग विशेष में बंद कर नहीं रह सकते। प्रतिक्षण यह, प्रतिक्षण यह स्मृति, सहानुभूति, विभूति और अनुभूति। अनुभूति हम में जागती रहे। ठीक, इसके लिए यह विकल्प होगा, अनुभूति। अनुभूति का मतलब अनुभव होता है। प्रतिक्षण यह अनुभूति यानी अनुभव हमें जागती रहे कि हम सबसे अनिवार्य अंग हैं। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। 3 कहां है? और समष्टि के, यहां लिखा गया है। अनुभूति हमें जागती रहे कि हम सबसे अनिवार्य अंग हैं और समष्टि के प्रति, समष्टि के प्रति क्या होगा? उत्सर्ग का भाव, नया जीवन धर्म, उत्सर्ग होगा। ठीक। और समष्टि के प्रति उत्सर्ग का भाव हमारा नया जीवन धर्म है। विसर्ग, प्रतिसर्ग, परसर्ग। ठीक, उत्सर्ग होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 के लिए। 4 कहां लिखा गया है? यहां पर। शिक्षित एवं विद्वत वर्ग जो कुछ जन यहां पर होगा असामान्य, निर्जन, सामान्य, विशेष। तो यहां पर होगा सामान्य। असामान्य नहीं होगा, निर्जन माने सुनसान होता है, यह भी नहीं होगा, सामान्य होगा। ठीक, सामान्य, सामान्य से प्राप्त करता है। 19। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 5 कहां है? यहां पर है। यहां से पढ़िए, उसे उसके ही हाथों से लौटाना है। सामाजिक और आर्थिक ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांटकर खाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा न्याय, विकल्प सी। सामाजिक और आर्थिक न्याय ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांटकर खाना है। ठीक, इसका उत्तर कौन है? सी, भक्ष्य, दायित्व, अदेय। ठीक, इसके लिए विकल्प सी उपयुक्त है। ठीक। तो ये रहे आज के हमारे 20 प्रश्न 10वें अभ्यास प्रश्न पत्र के। इसी प्रकार से बारी बारी से अभ्यास प्रश्न पत्रों को लेकर के हम लोग आते रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की परीक्षा में आपको सफलता अवश्य हासिल हो। इसके लिए आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देते हैं तो जो भी बातें हम लोगों के द्वारा समझाई जाती हैं वह बातें आपको समझ में नहीं आएंगी और आपका जो लक्ष्य है शायद अधूरा रह सकता है। इसलिए जो कुछ भी देखिए आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। रटना हमारे हिसाब से गलत है, रटने के स्थान पर उसे समझने का प्रयास करें। ठीक, धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में।